इंडिया से क्लास स्टार्ट करते हैं। हम 1939 से लेके 1947 तक भारत के जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध से लेके हम द्वितीय विश्व युद्ध से आरंभ करके आगे तक बात करने की कोशिश करते हैं कि जब भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध किया, जब भारत पर द्वितीय विश्व युद्ध थोप दिया गया, उसके बाद भारत ने क्या किया। तो 1939 से 1947 के बीच के घटनाक्रम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये घटनाक्रम किस तरह से हमारे सामने आता है। तो हम सबसे पहले क्या देखें कि 1939 में जब भारत ने 1939 में जब विश्व युद्ध छिड़ा, तो विश्व युद्ध के छिड़ जाने के समय भारत के बगैर सहमति के, भारत की सहमति लिए बगैर भारत को युद्ध में झोंक दिया गया। जब भारत को बगैर उसकी सहमति के युद्ध में झोंक दिया गया, डाल दिया गया, तो भारत में उसकी प्रतिक्रियाएं किस तरह हुई और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह किस तरह से विकसित होना आरंभ हुआ है। तो हम इस बात को शुरू करने का प्रयास करते हैं कि 1939 में जब भारत को विश्व युद्ध में डाल दिया गया, तो भारत ने विश्व युद्ध में आने के बाद किस तरह से भारत ने उसको हैंडल किया कि जो एक संघर्ष शुरू हुआ, उस संघर्ष को भारत ने किस तरह से देखा। तो हम इस बात को आरंभ करते हैं इंडिया स्ट्रगल पोस्ट 1939। 1939 के बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से आगे बढ़ता है। तो इट इज द मूड पॉइंट फॉर आवर डिस्कशन। एक सवाल आपके दिमाग में जरूर उठ रहा होगा कि 1939 को क्यों चूज किया गया। यह सवाल जरूर आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि 1939 का चुनाव क्यों किया गया। देखिए, जो आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, एक आंदोलन होता है गांधी के आने के पहले। अगर आप देखें 1885 से 1905, 1905 से 1917, 1917 से 1922, 1922 to 1929, 1929 to 1938 और 1939 to 1947. We can see the India's struggle for the freedom in this scenario. ये क्या था? ये अर्लीस्ट राष्ट्रवादियों का था, जब राष्ट्रवाद अपनी आरंभिक अवस्था में था और उस राष्ट्रवाद के समय कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिसमें संवैधानिक सुधारों को मांगने के अलावा कुछ और मांगा जा रहा हो। 1905 से 1905 में बंगाल विभाजन के बाद एक नए तरह का राष्ट्रवाद विकसित होता है और 1917 में गांधी आ जाते हैं। 1917 से 1922 इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि गांधी के आंदोलन का फर्स्ट फेज था, जब चंपारण किया, खेड़ा किया, अहमदाबाद किया और रोलैट एक्ट के विरुद्ध में पहला उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। 1922 से 1929 यह वह समय था जब आंदोलन सुप्तावस्था में था, लेकिन भारत के अंदर चेतना का विस्तार हो रहा था और नए तरह की आग अंदर जल रही थी। 1929 बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आता है और 1929 से 38 तक गांधी का डांडी मार्च होता है, गांधी का सबने अवज्ञा आंदोलन होता है, गांधी का सामाजिक सुधार होता है, पूना पैक्ट होता है और गांधी का कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा भी होता है। 1939 में गांधी फिर से आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और 1939-47 में आज़ादी और भारत विभाजन दो घटनाएं होती हैं। तो आप कह सकते हो आज़ादी और भारत विभाजन, आप कह सकते हो कि आज़ादी और भारत विभाजन, आज़ादी और भारत विभाजन इन 1939 से 47 के बीच में होता है। तो हम आज़ादी और भारत विभाजन को समझने की कोशिश करते हैं जो 1939 से 1947 के बीच होता है।
इस आजादी और भारत विभाजन के बीच में पहला काम क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट इशू हैज बीन डन? पहला बात होता है 1939 से, पहला बात होता है द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस का दृष्टिकोण, द व्यू पॉइंट ऑफ द कांग्रेस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर आप देखें इसको, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या होता है? नाउ यू सी फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग आवर होल डिस्कशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि कांग्रेस का डिस्कशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह का होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है? जैसे ही 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ, वायसराय ने 3 सितंबर 1939 वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया। लिनलिथगो वायसराय थे, ही वॉज द वायसराय एंड ही हैज डिक्लेयर्ड वॉर। He has declared that India is a part of war. India is a part of war. तो पहली बात क्या हो गई? बगैर भारतीयों से परामर्श किए, बगैर भारतीयों से परामर्श किए देश को युद्ध में झोंक दिया गया। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ वॉर में डाल दिया गया। अब सी द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम का सवाल कैसे बनेगा? सी द क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स। आप देखें कि प्रीलिम्स का सवाल कैसे बनता है। यहां पर यू जस्ट सी हाउ द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स कैन बी मेड। सी, अब देखें सवाल कैसे बनता है। यू स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स फ्रॉम हियर। आप यहां से शुरू करिए। कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था? ऑप्शन ए। वायसराय कौन थे? ऑप्शन बी। कांग्रेस को युद्ध में झोंक दिया गया उसकी सहमति से, ऑप्शन डी। कांग्रेस की सहमति के बगैर उसको युद्ध में झोंक दिया गया। यू सी द और ऑप्शन। फर्स्ट, कांग्रेस से कोई परामर्श नहीं किया गया। देयर वॉज नो डिस्कशन विद द कांग्रेस। बी, वावेल वायसराय थे। सी, भारत को युद्ध का भाग बनाया गया। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। ऑप्शन डी, भारतीयों से परामर्श करके युद्ध का भाग बनाया गया। व्हाट इज द क्वेश्चन? द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्या सही नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू? व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर? What is not true for the Second World War? What is not true for the Second World War? See, what is not true for the Second World War? Second World War के बारे में क्या सही नहीं है? दिख रहा साफ साफ?
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या सही नहीं है? ए, कांग्रेस से कोई परामर्श नहीं लिया गया। ऑप्शन बी, वॉवेल वायसराय थे। ऑप्शन सी, भारत को युद्ध का भाग बनाया गया। ऑप्शन डी, भारतीयों से परामर्श करके युद्ध का भाग बनाया गया। आंसर ओनली ए, ओनली ए एंड बी। ये आंसर ए हो गया, आंसर बी हो गया। आंसर सी, ओनली ए बी सी डी। डी, ओनली डी, ऑल और रॉन्ग। देखिए ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, या मान लो यहां से हटा दो डी। चलो डी हटाओ। क्वेश्चन इज क्लियर नॉट क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर नॉट क्लियर? जस्ट टेल मी दिस थिंग। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो आप बताइए, नहीं आ रहा तो बताइए। सवाल समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? ये फर्स्ट इशू है, फर्स्ट ही इशू मैंने आपके सामने लिया कि युद्ध के बारे में क्या सही नहीं है। किसको क्लियर नहीं हो रहा है? जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन। यू रीड द क्वेश्चन। अगर आप इस सवाल को आंसर करना चाहते हो तो इसको आप पहले सवाल में आप आंसर करो। आप क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन दिखा आप लोगों को। आंसर इट फास्ट, आंसर इट फास्ट। किसी को क्वेश्चन कर रहा है? आंसर इट। बताएं। कोई तो बताओ भाई। बोलिए। यस, यस, बी एंड डी करेक्ट, बी डी करेक्ट। और ट्राई करो, कोई तो सही होगा ही होगा। आप ट्राई करो, कोई तो सही होगा ही होगा। बोले बी एंड डी करेक्ट, ओनली बी करेक्ट, बी एंड डी करेक्ट। सवाल क्या है? क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? मैंने हो सकता है चारों गलत ही लिखा हो। नहीं आ पा रहा किसी को? देखिए, कांग्रेस से कोई परामर्श नहीं किया गया, यह करेक्ट है। वॉवेल वायसराय थे, यह करेक्ट नहीं है। भारत को युद्ध का भाग बनाया गया, यह करेक्ट है। भारतीयों से परामर्श करके युद्ध का भाग बनाया गया, यह भी करेक्ट है। सिर्फ क्या है? यह गलत नहीं है, सिर्फ ये ओनली बी इज रॉन्ग। सॉरी, भारतीयों से युद्ध करके, ओनली बी एंड डी इज रॉन्ग, बी एंड डी इज रॉन्ग। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हो रहा? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? टेल मी। क्लियर है या क्लियर नहीं है?
अगर इतने आसान सवाल पे इतना समय लगाओगे कैसे काम होगा? इतने आसान सवाल पे इतना समय लगाओगे। मैंने क्या बोला कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब देखिए मैंने 4 सवाल लिखे, 1939 से 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस का दृष्टिकोण, 3 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर लॉर्ड लिंथगो वायसराय थे। ही हैज डिक्लेयर्ड दैट इंडिया इज ए पार्ट ऑफ वॉर, बगैर भारतीयों से परामर्श किए युद्ध को भारत को दिया। अब इसी पर यह सवाल बना है। यस और नो? यह सवाल किस पे बना है? उसी पर यह सवाल बना है। क्वेश्चन हैज बीन मेड ओनली ऑन दैट। मैंने कुछ खास नहीं किया है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो कुछ ना, जो लिखा है वही किया है। तो भारतीयों को युद्ध का पार्ट बना लिया गया, भारतीयों से परामर्श किए बगैर। आपने इंडियन से तो 4 तथ्य क्या हो गए? 4 तथ्य क्या हो गए? व्हाट आर द फैक्ट्स? ए, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द वॉर। बी, नो कंसल्टेशन विथ इंडिया। सी, लिथगो वॉज वायसराय। हो गया? एक और ऐड करिए, हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट? हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब चौथा और ऐड कर दीजिए कि हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट जब वर्ल्ड वॉर हुआ था। ऐड करिए। है किसी को याद है? ये किसी को याद है या याद नहीं है? जल्दी बताइए। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था? राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। 1935 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था और त्रिपुरी का जो इलेक्शन हुआ था उसको सुभाष बोस जीत गए थे। बट ही रिजाइंड। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो अध्यक्ष कौन हुआ? अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुए। ये कब की कहानी है? ये कहानी है 1939 की। याद आ रहा नहीं याद आ रहा है? ये चीज मैंने पढ़ाई हुई है आपको। अगर पढ़ाई हुई चीज नहीं याद आएगी तो क्या करेंगे आप? बोले। अब इन 4 चीजों को ऐड करें एक सवाल। अब आप देखिए ना, आप चाहे जिस तरह से देखिए, कम ऑन द, देखें आप चाहे जितना फैक्ट देखें। अब देखें फैक्ट्स। इट्स ओके। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। जब वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गया, जैसे ही वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हुआ, अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव रखा और कहा अगर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और युद्ध के समय केंद्र में जनता की वास्तविक प्रतिनिधि सरकार स्थापित कर जाए। कंडीशन ऑफ द कांग्रेस, कंडीशन ऑफ द कांग्रेस। ए, इंडिपेंडेंस।
स्वतंत्रता, बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आ गया था, वी आर अगेन स्टार्टिंग द क्लास फ्रॉम द स्टार्टिंग कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन 1939 को था, होप द वॉइस इज कमिंग, साउंड इज कमिंग, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एनी प्रॉब्लम है देन यू लेट मी नो। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से हम लोग अपनी बात स्टार्ट की थी कि 1939 से 1947 के बीच जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ, उस राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जो पहला महत्वपूर्ण मुद्दा था, वह पहला महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था? वह पहला महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा था कि हमने सबसे पहले बात शुरू की। हमने किसकी बात शुरू की? सबसे पहले हमने बात शुरू की कि जो भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बगैर भारतीयों से राय लिए उन्होंने जो युद्ध छेड़ दिया, उस युद्ध से कितनी निराशा का माहौल आया। होप द साउंड वॉइस एवरीथिंग इज क्लियर। अगर नहीं है तो आप यू जस्ट टेल मी। तो पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा दृष्टिकोण नहीं लिया गया। तो चार चीज क्या कही? कांग्रेस ने कंडीशन रखी। कांग्रेस पुट कंडीशन। कंडीशन क्या थी? हमको स्वतंत्रता दे दी जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित किया जाए, और चूंकि यह नहीं हो रहा था, युद्ध का विरोध करने के लिए सारे राज्यों के मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने को कहा, और मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। यह सवाल बहुत बार आता है प्रीलिम्स में कि मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र क्यों दिया था। अक्सर आता है यह सवाल कि 1939 में 1937 में चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा क्यों दिया। यह सवाल अक्सर आता है। इस सवाल का जवाब क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए, टू अपोज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द मिनिस्ट्रीज हैव रिजाइंड एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स क्लियर? अब सवाल क्या बनाओ? फिर बनाओ सवाल। देखो, बगैर सवाल बनाए कोई पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है। यू अगेन मेक ए क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? अगेन हम लोग फिर सवाल बनाते हैं। फिर से सवाल क्या क्या बनाते हैं? सवाल यह बनाते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सवाल सिंपल सा सवाल बनाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इस्तीफा क्यों दिया गया? Why it has been resigned? Why ministries resigned? A. Ministries not getting enough power. B. They are going to start, ये मैं आसान सवाल ही मानूंगा, they are going to start the civil disobedience movement. C. Gandhi wanted that a new movement need to be started. D. To oppose the inclusion of India in Second World War. Got it? बताइए, हुआ नहीं हुआ क्लियर? इसी में एक और जोड़ दीजिए। चलिए, इसी में एक और जोड़ देते हैं हम।
इसी में हम एक और जोड़ देते हैं, ई, टू अपोज द वॉर बिकॉज द वॉर हैज बीन initiated without consulting Indians. देखिए, यू सी, अब यहां पे आप फर्क को समझने की कोशिश करिए कि फर्क क्या है। 5 आपके पास ऑप्शन हैं। मिनिस्ट्रीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिजाइन कर दिया। आपके पास 5 ऑप्शन दे दिए गए। ऑप्शन ए, दे आर गोइंग टू स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन बी, गांधी वांटेड दैट ए न्यू मूवमेंट नीड टू बी स्टार्टेड। गांधी चाहते थे कि एक नया आंदोलन का आरंभ हो, टू अपोज द इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किए जाने का विरोध। 5वां, टू अपोज द वॉर बिकॉज द वॉर हैज बीन इनिशिएटेड विदाउट द कंसल्टिंग इंडियंस। यह सवाल बहुत कठिन सवाल हो गया, बड़े बेसिक फैक्ट्स हैं। अगर आप देखें तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा के फैक्ट्स बेसिक होते हैं। उन बेसिक फैक्ट्स को समझना एक आर्ट है। अब देखिए, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नजदीक हैं, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई ये नजदीक हैं। यस और नो? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नजदीक हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई नजदीक हैं। यस और नो? अगर आपने ऑप्शन बी और सी पर ध्यान दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, ऑप्शन डी और ई पर ध्यान दिया तो कंफ्यूज हो गए। अगर आप दोनों ऑप्शन देखिए, जस्ट इज ऑप्शन और अप्लाई योर माइंड, आंसर इट। बताएं, किसी को स्ट्राइक कर रहा है? ऑप्शन ई आदित्य गर्ग, ऑप्शन डी अभिनव मौर्य, ऑप्शन ई। और बताइए भाई, आप पार्टिसिपेट करो ना, आपको सब पढ़ाया जा चुका है। हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको सब पढ़ाया जा चुका है। नथिंग इज लेफ्ट टू टीच यू। मैं आपको पढ़ाए हुए में से निकाल रहा हूं कि कैसे सवाल सही हो। अल्टीमेटली वी नीड टू करेक्ट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। सिर्फ 2 लोग आंसर किए, आदित्य ने किया, अभिनव ने किया, अभिषेक वर्मा ने किया। अगर आपको पढ़ाए हुए पाठ पे इतना समय लग रहा है तो क्या किया जाए? पूरा पाठ पढ़ा के मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, कोई फायदा नहीं है कोर्स को कंप्लीट करने का अगर मैं आपको समझा नहीं पाता हूं कैसे सवाल सही हो। संगीता डी, टानू यादव ई, और जल्दी करो, जल्दी फास्ट। नरसिंह डी, जया डी, और कोई? और कोई? बताओ, और कोई? बताइए। अभी बताया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। भारतीयों से परामर्श करके युद्ध का भाग बनाया गया। मैंने क्या बोला था? भारतीयों से परामर्श करके युद्ध का भाग नहीं बनाया गया था। अब आइए आप अपने सवाल पे आइए।
आइए, टू अपोज द वॉर बिकॉज इन वॉर हैज बीन इश्यूड विदाउट कंसल्टिंग इंडियंस। देखिए, दोनों में अपोज किया गया है। अपोज किस बात पे है? इंक्लूजन ऑफ वॉर को लेके। सुनिए, आपने मेजॉरिटी ने सवाल गलत कर दिया जबकि पढ़ाया गया था इंक्लूजन ऑफ वॉर। इंक्लूजन ऑफ वॉर का इशू था कि भारतीयों को वॉर में शामिल किया गया है, इसका इशू था। लेकिन इंक्लूजन ऑफ वॉर में क्या है? दो इशू है। इंक्लूजन ऑफ वॉर, जो युद्ध में भारतीयों को शामिल किया गया, इस पर आपत्ति थी। इंक्लूजन ऑफ वॉर विदाउट कंसल्टिंग। आपके ऑप्शन में ये दो चीज आ गए। इंक्लूजन, आपत्ति थी ए इंक्लूजन ऑफ वॉर, बी इंक्लूजन ऑफ वॉर विदाउट कंसल्टिंग। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। जब दोनों ऑप्शन आपके सामने है तो ज्यादा नजदीक ऑप्शन कौन सा है? सिविल सर्विसेज के 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। सिविल सर्विसेज के 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। अब ये दोनों बहुत नजदीक हैं, सिर्फ फर्क ले आ रहा है विदाउट कंसल्टिंग। इंक्लूजन ऑफ वॉर पे कोई इशू नहीं है। इंक्लूजन ऑफ वॉर पर कोई इशू नहीं है। इंक्लूजन ऑफ वॉर पे आपत्ति है। अगर ये दोनों ऑप्शन आपके क्वेश्चन पेपर में हैं तो आप किस ऑप्शन पे टिक लगाओगे? जिन्होंने भी डी में लगाया टिक, सबने गलत कर दिया। अब आपको गलतफहमी है कि मैंने एग्जाम में सवाल सही किया हुआ है, जबकि आपने बिल्कुल सही नहीं किया हुआ है। बिल्कुल सही नहीं किया हुआ है। एनी प्रॉब्लम? तो पहली चीज हमने क्या समझी कि जो वॉर हुआ, वॉर किसके बीच हुआ? ब्रिटेन और जर्मनी। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच वॉर हुआ। वॉर वॉज बेसिकली ब्रिटेन एंड जर्मनी। ये बेसिकली वॉर हुआ था ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में। अब जब वॉर हुआ, इस वॉर के होने के बाद भारतीयों को वॉर का भाग बना दिया गया। अब यह जब वॉर का भाग बना दिया गया, तो वॉर का भाग बना देने के बाद यह कहा गया, चूंकि भारत इंग्लैंड का एक पार्ट है, भारत इंग्लैंड का एक भाग है, इस धारणा को ध्यान में रखकर उन्होंने भारतीयों से बगैर पूछे पार्ट ऑफ द वॉर बना दिया गया। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई? इंडिया एक जर्मनी के खिलाफ अगेंस्ट द जर्मनी, इंडिया बिकेम पार्टी। इंग्लैंड के साथ इंडिया जर्मनी के खिलाफ खड़ा हो गया और जो इंडियन स्टेट्स थे वह गवर्नमेंट के साथ थे। अब एक सवाल और जोड़िए, इंडियन स्टेट्स। देखिए, सवाल ऐसे आते हैं, इंडियन स्टेट्स वेयर विथ इंग्लैंड, सरकार के साथ थे। अब कांग्रेस और इंडियन स्टेट, कांग्रेस वॉर के खिलाफ थी और ये सरकार के साथ थे। इसको भी आप जोड़िए अपने ऑप्शन में, सरकार के साथ थे। इंडियन स्टेट्स में और इसमें क्या हो गया? एक सरकार के साथ हो गए। इंडियन स्टेट्स जो है वो सरकार के साथ हो गए। तो भारत सरकार के विरोध में था, इंडियन इसको सरकार के साथ थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, हिंदू महासभा
उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया सरकार को। इंडियन लिबरेशन, फेडरेशन और हिंदू महासभा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंडियन लेबर फेडरेशन और हिंदू महासभा ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया सरकार को, और कांग्रेस ने कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। तो जो एक मुस्लिम लीग थी बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, मुस्लिम लीग क्या थी? बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, एक एक्सट्रीम क्या हो गई? सरकार के साथ, एक क्या हो गई? सरकार के विरोध। हिंदू महासभा, इंडियन लिबरेशन एंड इंडियन स्टेट्स, ये सरकार के साथ थे। कांग्रेस सरकार के विरोध में थी। अब देखिए, सवाल ऐसे बना लेंगे, कौन सरकार के साथ था, कौन सरकार के विरोध में था। अब ये दो एक्सट्रीम के बीच में थी मुस्लिम लीग। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स स्टूड द मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग का हाई कमांड था, डिड नॉट सपोर्ट टू द ब्रिटेन। इट हैड डन नथिंग टू प्रिवेंट द मिनिस्ट्रीज ऑफ बंगाल एंड पंजाब फ्रॉम डूइंग सो। मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में था। इन दोनों के बीच में कैसे था? कैसे मुस्लिम लीग इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में था? जो हाई कमांड था, डिड नॉट सपोर्ट टू ब्रिटेन। हाई कमांड जो था मुस्लिम लीग का, डिड नॉट सपोर्ट, उसने सपोर्ट नहीं किया। हाई कमांड ने, जो मुस्लिम लीग का हाई कमांड था, वो डिड नॉट सपोर्ट ब्रिटेन, बट इट हैड डन नथिंग टू प्रिवेंट द मिनिस्टर्स ऑफ बंगाल पंजाब फ्रॉम डूइंग सो। लेकिन पंजाब और बंगाल, जो बंगाल और पंजाब में मिनिस्ट्रीज थी, उनको सपोर्ट करने से नहीं रोका। तो तीन, अब इस पर सवाल बनाइए, अब इस पर सवाल बनाइए। मेक द क्वेश्चन ऑन दिस, मेक द क्वेश्चन ऑन दिस, कि विश्व युद्ध के बारे में सवाल बनाइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में विभिन्न दलों की क्या राय थी? विभिन्न दलों की क्या राय थी? व्हाट वाज द ए, कांग्रेस विरोध में थी। बी, हिंदू महासभा भारतीय राजा सरकार के साथ थे। सी, मुस्लिम लीग का रवैया ढुलमुल था। डी, इंडियन नेशनल फेडरेशन तटस्थ थी। अब इसमें बताइए आंसर, बताइए आंसर। कांग्रेस विरोध में थी, क्या राय थी इसमें, क्या सही है? बताइए। ओनली ए, बी, डी, ओनली ए, ओनली ए, बी, सी, ओनली बी,
डी, बताएं आंसर इट। इट इज आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी, बताइए। बताओ। इतना समय क्यों लग रहा है? वाई सो मच टाइम? आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी आ रहा है। और बोले आंसर सी, और बताएं। आंसर सी। आप लोग पता नहीं कितने लोग क्लास में हो, लेकिन आंसर लिखते हो 5-6 लोग, 5-6 लोग आंसर लिखते हो बस, उससे ज्यादा कोई आंसर लिखता ही नहीं है, उससे ज्यादा कोई आंसर नहीं लिखता है। और बताओ। सिर्फ आंसर लिखा है 4-5 लोगों ने। चलिए, आपको पढ़ना ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में। अब आइए, अब जब ये वॉर हो गया तो कांग्रेस के अंदर क्या था? अब कांग्रेस के 2 महत्वपूर्ण नेता, गांधी और नेहरू, व्हाट द व्यू पॉइंट दे हैव अबाउट द वॉर। गांधी और नेहरू का इस वॉर के बारे में क्या व्यू पॉइंट था? ये लोग क्या समझते थे? युद्ध की नीति क्या थी? गांधी की मित्र राष्ट्रों के साथ सहानुभूति थी, सिंपैथी विद इंग्लैंड, सिंपैथी विद इंग्लैंड। गांधी की मित्र राष्ट्रों के साथ सहानुभूति थी, उनकी सिंपैथी थी इंग्लैंड के साथ। और सुभाष चंद्र बोस का तर्क है यह साम्राज्यवादी युद्ध है। सुभाष का कहना था इट इज इंपीरियलिस्टिक वॉर। इट इज ए इंपीरियलिस्टिक वॉर, एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। इसलिए किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं। क्या करो? सविनय अवज्ञा शुरू करो। मतलब यह एक हमारे लिए अवसर है, इस अवसर का हम फायदा उठावें। गांधी बोल रहे थे कि मित्र राष्ट्रों के साथ सहानुभूति थी। जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था? उनका यह कहना था ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड न्याय के साथ हैं, ब्रिटेन न्याय के साथ है। ब्रिटेन इज विद द जस्टिस। आप देखिए, 3 महत्वपूर्ण नेताओं के 3 अलग अलग विचार थे कि ब्रिटेन न्याय के साथ है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस लेकिन ये साम्राज्यवादी देश है। लेकिन क्या है? ब्रिटेन फ्रांस साम्राज्यवादी देश है। दे आर इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी पावर, साम्राज्यवादी हैं। नेहरू का कहना था कि ब्रिटेन न्याय के साथ है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस साम्राज्यवादी देश हैं और यह साम्राज्यवादी का युद्ध लड़ रहे हैं। भारत को स्वाधीन होने के पहले युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए और ब्रिटेन का जो कठिनाइयां हैं उसका लाभ उठा के सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ना चाहिए। तो जो जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण था, उनका मानना था कि ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड का न्याय का पक्ष है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस साम्राज्यवादी देश हैं और यह युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद से पूंजीवाद के गहराते हुए अंतर्विरोध का परिणाम है। पूंजी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के गहराते अंतर्विरोध का परिणाम है।
इट इज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रगल ऑफ द कैपिटलिज्म। इट इज ए स्ट्रगल ऑफ द इंटरनल स्ट्रगल ऑफ द कैपिटलिज्म। इसलिए भारत को स्वाधीन होने के पहले न तो युद्ध में शामिल होना चाहिए और न ही सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ना चाहिए। इसलिए न तो युद्ध और न ही सविनय अवज्ञा। गॉट माय पॉइंट? जब युद्ध हो गया तो कांग्रेस के अंदर तीन विचारधाराएं पनपने लग गईं। गांधी का मित्र राष्ट्रों के साथ एक सिंपैथी थी। नेहरू बोलते थे ब्रिटेन न्याय के साथ है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस एक साम्राज्यवादी युद्ध लड़ रहे हैं। यह साम्राज्यवादी युद्ध है क्या? पूंजीवाद के गहराते अंतर विरोध का परिणाम है। इट इज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैपिटलिज्म। The war is due to the internal conflict of the capitalism। इसलिए हम जब तक आजाद नहीं हो जाता देश, हम न तो युद्ध में भाग लेंगे और न ही सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे। गांधी ने इसी व्यू पॉइंट को स्वीकार किया। गांधी ने इसी व्यू पॉइंट को स्वीकार किया और उन्होंने नेहरू की राय का समर्थन करने का फैसला कर लिया। तो कांग्रेस की आधिकारिक नीति क्या है? यह कांग्रेस की आधिकारिक नीति हो गई। अब सवाल क्या हो गया? सवाल क्या हुआ? सवाल क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर कांग्रेस की आधिकारिक नीति क्या थी? What was the official line of thinking in the Second World War? A. Sympathy with the Britishers. B. It is right time to initiate. It is right time to initiate the struggle. C. It is not right time to initiate the struggle. D. Struggle is not needed at all. अब मैंने जो आंसर दिया उसी से आंसर आ रहा है। ये जस्ट ट्राई टू एनालाइज माय आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के में कांग्रेस की आधिकारिक नीति, व्हाट वाज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ए. सिंपैथी विद द ब्रिटेन। B. It is right time to initiate the struggle. It is not right time to initiate the struggle. Struggle is not needed at all. आंसर करो इसको। सिर्फ एक सही है इसमें। आंसर इट। आंसर करिए आप इसको। बोलिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। Why D? Just explain me why D and why C. Most of the people are writing the D and C. Write why D. Srijan, write why D. Explain me why D. D क्या बोलता है? स्ट्रगल इज नॉट नीडेड एट ऑल। व्हाट डज इट मीन? कि आप फ्रीडम स्ट्रगल चाहते ही नहीं हो। ये मैंने कहा है क्या? भी
आपका जो डी ऑप्शन है क्या बोला है, स्ट्रगल इज नॉट नीडेड एट ऑल। इसका मतलब भारत हमेशा गुलाम ही रहेगा। इफ यू इंटरप्रेट द आंसर ऑफ द डी, व्हाट यू आर सेइंग, आई वांट टू सी कि भारत हमेशा गुलाम रहेगा, यह कब कांग्रेस की पॉलिसी थी? इट इज नॉट राइट टाइम टू इनिशिएट द स्ट्रगल। अब आप फिर देखिए, अब आप ये देखिए, अब आप इन तीन नेताओं के भाषणों को देखिए, यू जस्ट सी। गांधी गांधी मित्र राष्ट्रों के साथ सिंपैथी, नेहरू ब्रिटेन न्याय के साथ, ब्रिटेन और फ्रांस लेकिन साम्राज्यवादी देश हैं, सुभाष इंपीरियलिस्टिक वॉर है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं, सबने अवज्ञा शुरू कर दो। अब आप इस नेहरू की पॉलिसी को एनालाइज करिए। नेहरू दो बात बोलते हैं कि पूंजीवाद के गहराते अंतर्विरोध का परिणाम है। इट इज ड्यू टू द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैपिटलिज्म। द रिजल्ट ऑफ द वॉर इज ड्यू टू द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैपिटलिज्म। दूसरा बोलते हैं न तो युद्ध और न ही सविनय अवज्ञा। अब इसको आप सी से जोड़िए, जस्ट यू सी दिस विद, आप इसको और सी को साथ साथ देखिए, आप ये और सी साथ साथ देखिए, जस्ट रीड बोथ टुगेदर। अब आप इसको और सी को साथ साथ देखिए, क्या आंसर आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सृजन, यू हैव चेंज द आंसर। फर्स्ट यू सेड डी, देन यू सेड सी। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? आदित्य एंड सृजन दो ने शायद ऑप्शन चेंज किया था। आई जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि यह क्लियर हुआ नहीं हुआ कि कैसे हम इसको डी और उसको हम जोड़ रहे हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आप बहुत एंजॉय करोगे। अब हम इससे एक कदम आगे चलते हैं कि जो कांग्रेस का और जो कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के अंदर की गतिविधियां थीं, उस गतिविधियों को ध्यान में देखें तो कांग्रेस द्वारा जो स्वीकृत प्रस्ताव था उसमें पोलैंड पर नाजी हमले और नाजीवाद और फासीवाद की भर्त्सना की गई। लेकिन यह भी घोषित किया गया भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जबकि खुद उसे ही स्वाधीनता प्राप्त न हो। जन संघर्ष के बारे में क्या बोला? जन संघर्ष के छेड़ने का कोई फैसला नहीं है, लेकिन यह चेतावनी भी दी गई, इसे ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। साम्राज्यवाद का साथ नहीं। क्यों नहीं है? हमको ही आजादी नहीं है, हमको ही आजादी नहीं है, तो हम और क्या करें? तो व्हाट आई कैन डू? जन संघर्ष टाला नहीं जा सकता, जन संघर्ष टाला नहीं जा सकता। जन संघर्ष टाला, अभी हम युद्ध का पार्ट नहीं बोल रहे हैं। जब हमको ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है तो हम स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ें? जो उन्होंने क्या बोला कि जो नाजीवाद और फासीवाद है, साम्राज्यवाद क्या था? नाजिज्म एंड फासिज्म था। नाजीवाद और फासीवाद था। नाजीवाद और फासीवाद जो चल रहा था, उस नाजीवाद और फासीवाद के खिलाफ कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया। लेकिन यह भी कहा कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल कैसे हो सकता है जबकि उसको ही स्वाधीनता नहीं दी जा रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो जन संघर्ष है इसको ज्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि हम जन संघर्ष के लिए तैयार हैं,
लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम जन संघर्ष नहीं कर रहे हैं। गांधी ने वायसराय से मुलाकात की और मुलाकात करके बोला कि मेरी सिंपैथी इंग्लैंड और फ्रांस के साथ है, लेकिन भारत की आजादी का मुद्दा भी होना चाहिए। तो जो वर्किंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन हुआ 15 सितंबर 1939 को, नेहरू ने प्रस्ताव ड्राफ्ट किया। हु हैज ड्राफ्टेड द प्रस्ताव? नेहरू ने प्रस्ताव को बनाया, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक हुआ। उसमें वॉर की आइडियोलॉजी को कंडेम किया गया, लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि जो वायसराय का प्रोक्लेमेशन है वॉर का, जो बैंड पास की जा रहे हैं, जो ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, यह सब इंडिया के कंसेंट के बगैर। दो बात कही गई। अब आते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या क्या कहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी दो बात बोली। एक, पहली बात क्या बोली? फर्स्ट, कंडेम ऑफ वॉर। सेकेंड, इंडिया नॉट कंसल्टेड फॉर एनी एक्शन। अब आप मेरी बात को फिर देखें, यह बात यहां की समराइज हो रही है कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या हो गया कि वॉर को कंडेम किया गया, कि यह नाजिज्म और फासिज्म के लिए वॉर किया गया। लेकिन जितने आपने वॉर को लेके रूल्स ऑर्डिनेंस बनाए हैं, इंडिया वॉज नॉट कंसल्टेड। तो हमारी कोई सहमति उसमें नहीं है, तो वॉर से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट मत करो। रिसोर्सेस शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। जो आप इंपीरियलिस्टिक वॉर लड़ रहे हो, इस इंपीरियलिस्टिक वॉर के लिए हमारे रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, हमारे रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए। अगर कॉपरेशन डिजायर है, अगर हमारा कॉपरेशन चाहिए, यह कैसे हो? बाय मस्ट बी बिटवीन इक्वल्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फॉर ए कॉज। हमारा कॉपरेशन कैसे होगा? म्यूचुअल कंसेंट फॉर ए कॉज। एक उद्देश्य को लेके हमारा और आपका उभय सहमति हो, हमारा म्यूचुअल कंसेंट का कॉज हो। इंडिया की सिंपैथी है, हमारी सिंपैथी है डेमोक्रेसी को लेके, पीपुल्स राइट को लेके। लेकिन हमारे लिए आपने क्या किया? हमारी सिंपैथी है, जो डेमोक्रेसी है उसके लिए हमारी सिंपैथी है, फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमारी सिंपैथी है। उन्होंने कहा इंडिया मस्ट बी डिक्लेयर एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड प्रेजेंट एप्लीकेशन मस्ट बी गिवन टू दिस स्टेटस टू द लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। हमको क्या मिला जाए? हमको इंडिपेंडेंस मिला चाहिए। क्लियर हुआ? देखिए, एक पोर्स अभी हमने सिर्फ शुरू किया है। ऑलमोस्ट 1 आवर हम लोगों ने स्ट्रगल किया ओनली सिर्फ इसलिए। अब जब भारत ने यह कार्य कर दिया, अब भारत के इस कार्य के बाद जो मुस्लिम लीग का स्टैंड क्या था, हम थोड़ा सा मुस्लिम लीग का स्टैंड समझते हैं, हमको वह आसानी देगा समझने में। मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था? अब कांग्रेस का स्टैंड समझने के बाद हम मुस्लिम लीग को समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग के साथ क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
The British government was promised to support and cooperation only on two conditions. दो condition रखी. First, justice and fair play to the Muslims. Justice and fair play to the Muslims. मुस्लिम्स के लिए जस्टिस और फेयर प्ले दिया जाना चाहिए. पहली बात उन्होंने कही कि जो मुस्लिम्स हैं उनको जस्टिस और फेयर प्ले में. दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट यह अंडरटेकिंग करे कि कोई भी डिक्लेरेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट का है भारत को लेके, वह बगैर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सहमति के नहीं होगा. और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा, जो एडॉप्ट किया जाएगा, वह इनके कंसेंट और अप्रूवल के बगैर नहीं होगा. तो आसान भाषा में क्या बोलते हैं? मुस्लिम लीग्स अप्रूवल फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट is required. मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया. दो कंडीशन रखा. एक, जस्टिस एंड फेयर प्ले विद द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग और मुस्लिम्स के साथ जस्टिस और फेयर प्ले होना चाहिए. दूसरा, कोई भी आप संवैधानिक सुधार करो, आप कोई भी कार्रवाई करो, कोई भी आप ड्राफ्ट बनाओ, कोई भी देश में गतिविधि करो, उसके लिए हमारा कंसेंट और अप्रूवल रिक्वायर्ड है. और गवर्नमेंट से कहा गया टू टेक इनटू इट्स कॉन्फिडेंस द मुस्लिम लीग विच इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम्स. थर्ड, ओनली ऑर्गेनाइजेशन, यह बहुत खतरनाक था. तीसरा, ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु कैन स्पीक अबाउट मुस्लिम्स. इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस हिंदू संगठन है, कांग्रेस को मुस्लिम्स के बारे में बात करने का कोई राइट नहीं है. द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विद द मुस्लिम लीग. पहला, जस्टिस फेयर प्ले टू द मुस्लिम्स. सेकेंड, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट नॉट विदाउट द अप्रूवल ऑफ मुस्लिम. थर्ड, ओनली ऑर्गेनाइजेशन who has the authority to speak about the Muslims. इन तीन कंडीशंस के आधार पर उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की. अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी? What was the गवर्नमेंट पॉलिसी? अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी? See the government's issue. गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस. देखिए, अभी तक कोई 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था उसको छोड़ दिया जाए, जिसमें भारत ने स्वतंत्रता की मांग की थी, उसके अलावा कोई भी ऐसा इंसिडेंस अभी तक नहीं आया है टिल 1939 when the Congress was serious about when the Congress was serious about the पूर्ण स्वराज. तो गवर्नमेंट भी क्या बोल रही थी? उन्होंने बोला डोमिनियस स्टेटस वाज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द गोल. ब्रिटिश पॉलिसी, डोमिनियन स्टेटस वाज द ब्रिटिश पॉलिसी. मतलब क्या हुआ कि युद्ध के बाद जो भी होगा डोमिनियन स्टेटस ही होगा, पूर्ण स्वराज की कोई बात नहीं होगी. तो जो लिखकों ने बात कही कि डोमिनियन स्टेटस गोल होगा, और वॉर के अंत में यह ओपन होगा कि इंडियन के व्यू को लेकर बात की जाए. और उन्होंने यह प्रपोज किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंसल्टेटिव ग्रुप, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे, ब्रिटिश इंडिया के हों, इंडियन प्रिंसेस के हों और गवर्नर जनरल को हो. और वर्किंग कमेटी कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया. वर्किंग कमेटी कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया. कहा जो प्रस्ताव आपका है, इस प्रस्ताव का कोई ताल्लुकात नहीं है.
और इसी के बाद कांग्रेस ने बोला मंत्रिपरिषद इस्तीफा दें, मंत्रिपरिषद इस्तीफा दें। इसी के बाद कांग्रेस ने बोला कि जो मंत्रिपरिषद है वह इस्तीफा दे दे। और कांग्रेस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में मार्च 40 में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में देखिए सब प्रीलिम्स का सवाल है, आपके पीसीएस के हों, आईएएस के हों, सब प्रीलिम्स के सवाल हैं। उन्होंने अपनी एक मीटिंग की और उन्होंने क्या बोला? पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं, पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं। पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं, जो उन्होंने 1940 के मार्च में मौलाना आजाद के साथ जो उन्होंने की अध्यक्षता में मीटिंग की, उसमें बोला पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं। तो एक सवाल क्या हो गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद सवाल क्या हो गया? 1929 के सवाल क्या हुआ कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद, 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की। गॉट इट? 1929 से 1940 के बीच जितने अधिवेशन हुए उसमें पूर्ण स्वराज का कोई बात नहीं किया गया, लेकिन 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कहा कि पूर्ण स्वराज से कम किसी मामले में कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन भारतीय नेताओं के बीच अंदर में डिफरेंसेस थे। गांधी नॉन वायलेंस चाहते थे, एंड वॉज अगेंस्ट द इंडियाज पार्टिसिपेशन इन वॉर इन एनी केस। उनके लिए इशू क्या था? वो चाहते थे, टू हिम द इशू वॉज वन ऑफ द पैसिफिज्म एंड नॉट ऑफ इंडियाज फ्रीडम। तो जो मेजॉरिटी उनके कलीग थे वो नॉन वायलेंट वॉज नॉट ए क्रीड बट पॉलिसी। अब नॉन वायलेंट क्या था? अब कांग्रेस में क्या था? गांधी के लिए नॉन वायलेंट महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके जो साथ के लोग थे उनके लिए क्या था? सपोर्टर्स। नॉन वायलेंट एक पॉलिसी है, नॉट ए क्रीड, इज ए पॉलिसी, नॉट ए क्रीड, नॉट ए क्रीड। तो एक विरोध था कि नॉन वायलेंस गांधी अपने हृदय से चाहते थे। नॉन वायलेंस वॉज अगेंस्ट इंडियाज पार्टिसिपेशन इन वॉर इन एनी केस। गांधी क्यों युद्ध का विरोध कर रहे थे? नॉन वायलेंस बहुत महत्वपूर्ण था उनके लिए, वो क्रीड था। लेकिन जिनके सपोर्टर थे उनके लिए नाम क्या था? नॉन वायलेंट इज नॉट इट इज ए पॉलिसी। जो मेजॉरिटी ऑफ जो उनके कलीग्स थे उनके लिए पॉलिसी थी। अब जो अब्दुल कलाम आजाद थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कांग्रेस के ज्यादातर लोगों के सेंटिमेंट्स के बारे में बुलाया और कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट ए पैसिफिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बट वन फॉर अचीविंग इंडियाज फ्रीडम। अचीविंग इंडियाज फ्रीडम, अचीविंग इंडियाज फ्रीडम। यह एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब यहां से हम अकल स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से गांधी और जिन्ना का संघर्ष हुआ और कैसे ब्रिटिश एटीट्यूड हुआ। तो आप लोग अगस्त ऑफर कल पढ़ के आइएगा। अगस्त ऑफर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त ऑफर। 4 महत्वपूर्ण अपने पास चीजें हैं जो समझनी है। हमने वॉर का बैकग्राउंड, वॉर, अब अपने को क्या समझना है? अगस्त ऑफर समझना है, क्रिप्स मिशन समझना है,
शिमला सम्मेलन समझना है, कैबिनेट मिशन समझना है, और जिन्नाज स्टबर्नेस। मेरे ख्याल से 2 से 3 लेक्चर लगेगा, अगर जिस तरह मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर पढ़ाऊँगा इतना समय आपको लगेगा इसको समझने में। तो आई थिंक आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। ऑलरेडी 80 मिनट क्लास हो गई है, इससे ज़्यादा शायद उचित नहीं है। देखिए, आप लोग सवाल सही नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मैं चीज़ें बताता हूँ उसी पर सवाल फ्रेम करता हूँ, वो आप सही नहीं होता है। यह थोड़ा से बहुत उचित नहीं है, ये दुखदाई है। ये अगर कुछ आप नोट नहीं कर पाए हो तो मैं उसको डाउन कर देता हूं। आज मैंने सब सेव किया हुआ है। अगर आपने कुछ चीज़ नोट नहीं की हो तो आप बता दें, क्या नोट नहीं किया है, मैं उसको डाउन कर देता हूं। कोई ऐसी चीज़ आपने नोट नहीं की है? आप लोग लेक्चर को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, मुझे पता तो चले कि कौन क्लास में है, कौन नहीं है। जवाब सवाल बनाता हूँ, इतनी मेहनत से सवाल बनते हैं, इतनी मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है। 3-4 लोग आंसर करते हो, 5 लोग आंसर करते हो, बाकी वो आंसर ही नहीं करते हो। जो आंसर करता है उसमें मैं इंप्रूवमेंट की कोशिश कर सकती हूँ, आंसर ही करता उसमें मैं इंप्रूवमेंट क्या करूँगा? अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे यहाँ पे तो कैसे सीखोगे? यू ट्राई टू कमिट ए मिस्टेक हियर सो दैट आई कैन improve your mistakes, and we'll see you tomorrow again. Take care.